बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्सियत के साथ मौजूद हैं जो लापता रहे और फिर यहाँ पे आईएसआई के इंटरमेंट सेंटर में 5 महीने गुजार के आए हैं। हमारी तहरीक के साथी हैं मौलाना इजाज़, जिसे 22 अगस्त 2020 को उठाया गया था और फिर उसके लिए जब हमने एहतजाज किया, उसके लिए हम एफआईआर दर्ज करना चाहते थे तो इसका एफआईआर तो दर्ज नहीं हुआ, लेकिन हमारे ऊपर इसके खिलाफ जो है एहतजाज करने के ऊपर 2 एफआईआर जो है हमारे ऊपर कट गए। तो फिर जो है हमें मजबूरन जो जितने भी फोरम्स थे, वो चाहे बैनुल अक़वामी हो या यहाँ पे मकामी इस मुल्क की सतह के ऊपर जो फोरम्स थे, वो हमने वहाँ पे उनके दरवाजे खटखटाए और भला खैर उसके 2 महीने बाद, इसके लापता होने के 2 महीने बाद हमने एफआईआर उसका दर्ज करवाया। बाकायदा उसके जो GITs थे उसमें भी हम पेश होते रहे। भला आखिर 5 महीने बाद जो है मौलाना इजाज़ को 10 जनवरी 2021 में रिहा कर दिया गया। उसको मौलाना इजाज़ को जो है वो इंटरमेंट सेंटर में इसके साथ क्या होता रहा, ये सब आप सबको जो है वो सुनाएंगे, लेकिन इससे पहले मैं सिर्फ चंद चीज़ें जो है, ये जो कपड़ा मेरे साथ पड़ा हुआ है ये इसी का खून है। ये उसकी जो है वो शलवार है, उसकी कमीज उतारी गई थी और ये जो शलवार है इसके ऊपर ये खून दे सकते हैं कि जो तशद्दुद इसके ऊपर हुआ। इसको रिहा कर रहे थे तो उसका जो सामान था उसके साथ, उस सामान में फिर ये नहीं देखा गया कि ये तो खून आलूद इसके कपड़े हैं, तो उन्होंने वो कपड़े भी उसके सामान में डाल दिए थे। तो फिर इस तरह जो है वो हमारे हाथ लगे। बाकी अगर कोई ये समझता है कि हम ये कोई जो है गलत बात कर रहे हैं, आज तारीख जो है वो 24 जनवरी की तारीख है आज 2021। तो ये खून जो है ये तकरीबन 5 महीने पहले का है। यहाँ पे मैं जो यहाँ पे जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनसे भी मैं ये कहता हूँ, और जो मीडियाज वाले हैं वो भी यहाँ पे आ सकते हैं। इसका आजकल तो जो है टेस्ट भी लिया जा सकता है कि ये खून वाकई इसका है कि नहीं है और ये 5 महीने पुराना है कि नहीं है, यानी इंटरमेंट सेंटर के अंदर का खून है कि नहीं है। तो ये खुद ही भी पता लगा सकते हैं कि वाकई ये सच है या झूठ है। तो कोई चीज़ हम छुपा नहीं रहे इससे। बाकी जो है फैसला आपने करना है। अगर आपने जो है वो दुश्मनों का किरदार अदा करना है और आपने दुश्मनी करनी है इस कौम के साथ, तो फिर तो आपके हाथ आज़ाद हैं और हमारे सीने जो हैं वो हाजिर हैं। लेकिन अगर आप वाकई समझते हैं कि चीज़ों को जो है बेहतर किया जाना चाहिए, तो फिर आप आएँ, इसका बाकायदा ये खून का टेस्ट लें और फिर ये पता करें कि वाकई इसका खून है और ये वाकई 5 महीने पुराना है कि नहीं है। और फिर जो है इसके साथ जो हुआ, आपने किस बुनियाद पे किया, किस कानून के तहत किया, किसने आपको ये इख्तियार दिया और क्या हासिल किया आपने? सिर्फ ये हासिल किया कि आपने इसके जो घर के ऊपर जो गुजरी, इसके वालदा के ऊपर जो गुजरी, जो क़यामत आप लोगों ने जो है वो गुजारी है, वो और इनके जो घर वाले हैं उनके जहनीत में जो है ता मर्ग जो है आपने अपने लिए एक नफ़रत के बीज बो दिए। ये आपसे हमेशा के लिए नफ़रत करेंगे, बल्कि इसकी वजह से जितने भी यहाँ पे यानी अहले इलाका के लोग हैं या इनके ख़ानदान के लोग हैं, वो सब आपसे जो है वो नफ़रत ही कर सकते हैं। तो आपने सिर्फ ये कमाया और बाकी कुछ नहीं किया। इस्लामाबाद में मैं मदरसे में तलब इल्म था, वहाँ पर मदरसे में पढ़ रहा था, तलब इल्मी इफ्ता वाला तखस्सुस वाला कोर्स करना था। तो जो मेरे साथी थे वो हर वक्त कहते थे कि जो आपकी PTM की टोपी पहनते हैं, जो आप मशहूर मंजूर के हर वक्त तस्करा करते हैं, ये कैसे आदमी है, हमारा उनके साथ मुलाकात कराइए। मैंने कहा ठीक है। फिर एक दिन मौका मिला कि इस्लामाबाद में मशहद साहब आए हुए थे, हम उनकी मुलाकात के लिए जा रहे थे। आपके साथ ही रब्ता मेरा हुआ था व्हाट्सएप पे कि हमने आपके पास आना है, चंद उलमा है हमारे साथ जिनने मशहद के साथ मुलाकात करनी है। रास्ते ही में सिविल लिबास के अंदर, यानी मतलब गैर सरकारी लिबास के अंदर जो उन कपड़ों में मलबूस लोगों ने हमें उठा लिया और उनने अपने चेहरे बंद किए हुए थे। उन्होंने जब इब्तिदाई उन्होंने अपने जुल्म मुंतकिल किया, पहले मैंने उनसे सबसे पहले ये कहा कि मेरा देखो, अगर कानूनी तौर पर मेरे अंदर कोई गलती है तो वो मुझे बताए। मेरा शनाख्ती कार्ड नहीं है, मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ। अगर चलो मैं वज़ीरिस्तान के इलाके का हो तो वज़ीरिस्तान के अंदर अगर आप ये शक भी कर सकते हैं कि ये दहशतगर्द है, वो शक भी आपका नहीं है, क्योंकि वज़ीरिस्तान के इससे पहले आपने मुझे वज़ीरिस्तान कार्ड भी बनाया है, वतन कार्ड जो था वो भी उन्होंने बनाया है। मैंने कहा वो शक भी आपका नहीं है। और इसके बाद जो मेरा रिकॉर्ड है ना, वो 10 साल खानका से राजा कुंज ज़िला मियाँवाली में मैं ज़ेर तालीम रहा हूँ। 10 साल मैंने सन 2010 से 2020 तक वहाँ पर खानका से राजा में तालीम हासिल की है।
میں نے کہا وہ ریکارڈ بھی میرا دیکھ لے اور وہاں کے اساتذہ سے بھی تحقیق کر لے. اگر کوئی دہشت گردی کی کوئی ایسی بات میرے اندر ہو تو بالکل میرا جو سزا ہے تو وہ سزا پھر بھی آپ نہیں مجھے دے سکتی. پھر بھی حکومت نے جو عدالتیں بنائی ہے تو اس میں پیشی ضروری ہے. لیکن چونکہ ان کی طبیعت ایسے بنی ہوئی ہے زور سے باتوں کو کسی کو پکڑ کر کے مار کے کسی سے بات منوانا, تو میں نے کہا کہ اگر 5 منٹ آپ بھی میرے حوالے ہو جائے تو میں آپ سے بھی ہر چیز منوا لوں گا. جو آپ نے نہیں کیا وہ بھی آپ سے منوا لوں گا. کیونکہ وہ جب مجھے سامنے بٹھاتے تھے, بٹھانے کے بعد وہ مجھ سے ایک بات کی تحقیق کرتے تھے. مثلا کسی آدمی کا نام پوچھ لیتے, میں نام بتا لیتا کہ یہ نام ہے, اس کا پورا نام بتاؤ, یار نہیں آتا شناخت کارڈ کا نام کسی کو یاد ہوتا, پھر وہ مارتے تھے. چلو وہ بتانے کے بعد چلو وہ نام بھی بتا لیا, اس کا گھر بتاؤ. یار گھر مدرسوں میں جو لڑکے ایک دوسرے کے ساتھ پڑھتے ہیں یا جس کے ساتھ فون پر رابطہ ہوتے ہیں, ہر کسی کے گھر کا, ہر کسی کی عمر کا بھی کسی کو پتہ نہیں ہوتا اور پورے نام کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ شناختی کارڈ پہ کیا نام ہے. اور پھر ان کا یہ رویہ, پہلے دن پہ جو مجھے لے گئے وہاں پر انہوں نے مجھے مار کے بے ہوش کر دیا. مغرب کی نماز جب ہوئی اس کے بعد مجھے انہوں نے مارنا شروع کر دیا, یہاں تک کہ صبح 4 بجے پہ جب صبح کی اذان ہوئی ہے یا 5 بجے پہ ہوئی ہے, اس وقت گرمی کا موسم تھا غالباً, اس طرح ہوتا اگست کا مہینہ. ہاں. پھر انہوں نے جب مجھے اتنا مارا کہ صبح تک مجھے مارتے رہے, اور بے ہوش, جب میں بے ہوش تھا تو اسی حالت میں مجھے اتنا مارا تھا, کیونکہ جب میں بے ہوش نہیں ہوا تھا اس سے پہلے مجھ پر اتنا زیادہ خون نہیں تھے. جب میں ہوش میں آیا تو پھر اس کے بعد میں نے دیکھا تو خون اور بھی زیادہ تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بے ہوشی کے اندر بھی انہوں نے مجھے مارا ہے. پھر یہ مار ان کا ایک دن نہیں رہا, یہ مسلسل ان کا یہ کم از کم یہ ٹارچر جو ان کا جو تھا 50 سے زیادہ مرتبہ مجھے ہوا. اور یہ 150 دن جو میں نے ان کے ساتھ گزارے ہیں, ان 150 دنوں کے اندر مجھے انہوں نے 150 مرتبہ انسانی طور پر تشدد مجھ پر کیا. جسمانی طور پر تو 50 مرتبہ کتنا کیا ہوگا, لیکن ذہنی تشدد مجھے 150 مرتبہ ہوا ہے. 150 جتنا دن گزارے اتنا, کیونکہ جب میں رات کو سوتا تھا میرا معمول ہوتا تھا رات کے بعد بیٹھ کر کے کوئی تلاوت کرتا 6 گھنٹے کی. پھر جب مجھے نیند آتی تو پھر وہ کہتا تھا چل اس کو پانی پلاؤ اور پھر واک کر لیں تاکہ آپ کے پاؤں خراب نہ ہو جائیں. مار کے ذریعے سے پاؤں خراب نہیں ہوتے. یہ میرا جو دایاں پاؤں ہے نا, یہ مار پیٹ کی وجہ سے میرا 15-20 دن تک یہ مسلسل کام چھوڑ دیا تھا اس نے. یہ اس کی وہ خود بھی تسلیم کریں گے, اور جس اسپتال میں بھی لے گئے تھے اس اسپتال والوں نے خود بھی کہا کہ اگر اس کو مارنا ہے تو مار دو, اگر زندہ چھوڑنا ہے تو زندہ چھوڑ دو. یہ میرا پاؤں نے ایسے کام. اور پھر یہ زور کے ذریعے سے مجھے ایسے کمروں میں لے جاتے تھے جس میں مجھے ڈراتے تھے, دھمکاتے تھے کہ پاؤں زور سے رکھو. میں نے کہا پاؤں جو کام کرتا نہیں تو پھر کیسے نیچے رکھو. اور پھر یہ ان کا تشدد رہتا تھا, کسی بات کے 2-3 آدمی کھڑے ہوتے تھے, ایک جو سامنے سے ہوتا تھا وہ بڑا جو ان کے پیچھے ہوتا تھا وہ بیٹھتا, وہ سامنے سے تھپڑ پہ مارتا تھا. یہ میرا یہ چہرہ جو ایک سر تھا یہ بالکل پھول گیا تھا. اور 2 لیتر والے کھڑے ہوتے تھے, ایک ادھر سے مارتا تھا ایک ادھر سے مارتا تھا. اور پھر مجھے سردی زیادہ لگتی تھی تو وہ فریج سے ٹھنڈا پانی اٹھا کر کے وہ مجھ پر ڈال کر کے پھر لیتر مارتے تھے اس طرح. اور یہ صرف یہ نہیں تھا, جب مجھے کمرے میں پہنچ جاتا تھا عجیب طرح کی باتیں مجھے کرتے تھے. میں کہتا یار میں تو ایک پرامن آدمی ہوں, جو ایک آدمی. پھر میں نے ان سے ایک سوال کیا, اچھا میں تو اس سوال کو یہاں پر مناسب نہیں سمجھتا ہوں, پھر بھی کرتا ہوں, پھر بھی یہاں پر دہراتا ہوں. میں نے کہا چلو دہشت گردی کا کیس مجھ پر لگایا ہے, ٹھیک ہے دہشت گرد ہوں, تو احسان الحسان سے تو بڑا دہشت گرد نہیں ہوں. جس نے اتنے بچے قتل کیے ہیں اس کو کیوں چھوڑا ہے؟ اس نے کہا وہ تو سرنڈر ہوا. میں نے کہا اچھا چلو وہ سرنڈر ہوا, تو ایک سرنڈر کے ذریعے سے اتنا باپوں کا تم خود باپ ماں بن گئے کہ تم نے ان کے بچوں کا خون تم نے معاف کر دیا. اگر ان کو تم نے معاف کر دیا تو میں نے تو ابھی تک کچھ کیا نہیں ہے. اور پرامن یہاں پر اسلام آباد میں دہشت گرد نہیں رہتے, سفید لباس کے اندر اور اس طرح پرامن ٹوپی پہن کر کے یہ کوئی دہشت گرد اس طرح کام نہیں کرتے. خود میرے فیس بک بھی اس پر گواہ ہے کہ میں نے دہشت گردوں کے خلاف پوسٹیں کی تھی اس پر. یہ دہشت گرد ہمارے علاقے میں لوگوں کو ذبح کرتے ہیں, ہمارے علاقے میں اس طرح ظلم ہوا ہے. لیکن وہ چونکہ پھر بھی وہ مجھے کہتے تھے, وہ کمرے میں لے جاتے تھے, وہ جو ان کے ٹارچر کا کمرہ, اس میں مجھے کہتے تھے کہ ایک مرتبہ صرف کہہ دو کہ میں دہشت گرد ہوں بس. میں پھر ان سے پوچھتا تھا کہ میرے بارے میں پی ٹی ایم والے کچھ کہتے ہیں؟ وہ کہتے نہیں, پی ٹی ایم والے تو کہتے ہیں ہم اس سے بری ہیں, ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے. لیکن تحریک طالبان نے آج بیان دیا ہے کہ ہمارا بڑا کمانڈر اسلام آباد میں پکڑا گیا اور اس نے بہت کارنامے کرنے تھے, لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ پکڑا گیا. میں نے کہا یار یہ تو عجیب لوگ ہیں. جن نے بیان کیا پھر کہتے تھے کہ آپ کو ہم نے افغان بارڈر پر آپ کی آواز آئی ہے, ہم نے اس کو ٹریس کیا ہے. اور پھر جب وہ بیان وہ کہتے تھے کہ تم جو افغانستان میں تھے فدائی حملے والے پر ہاتھ ڈالے تھے, پھر میں کہتا کہ ان پر 1000 مرتبہ لعنت. جب یہ بات کہتا میں نے کہا یہ بات آپ کو بہت تکلیف دے گی, لیکن میں پھر بھی آپ کے سامنے کہتا ہوں کیونکہ میں آپ کے ہاتھوں میں وہ باندھا ہوا ہوں, لیکن آپ کی بات کو میں پھر بھی تسلیم کرنے والا ہوں.
उन्होंने कहा कि आपके मोबाइल, मैंने कहा अगर मोबाइल के ज़रिए से आप ये कहे कि किसी की वजह से मैसेज आई हुई, ठीक है मैसेज आया होगा, लेकिन मैसेज की मैंने उनको माकूल वजह बयान की। मसलन मेरा आपका बेटा है, मेरे साथ मदरसे में है, मदरसे में वो मेरे मामूर होते थे। अगर उनका बाप तालिबान में है, उसने एक मैसेज किया कि मेरा बेटा है, ये कैसे पढ़ता है या नहीं पढ़ता, मुझे क्या पता है कि उनका बाप दहशतगर्द है, तो इसकी वजह से तो मुझे वो नहीं पकड़ा सका। अगर मैं दहशतगर्द भी हो तो फिर भी एक अदालत बना हुआ है, तो अदालत में मुझे पेश करते। फिर आखिरी दिन जो मुझे रिहा करते थे, उन्होंने कहा कि आप बाहर जब निकले तो खामोशी के साथ निकले, यही हम आपको अदालत में पेश करेंगे, पुलिस का मुकदमा होगा। मैंने कहा अदालत में मुझे पेश कर दो। अगर अदालत में मुझे पेश किया तो सबसे पहले तो मैं उस काजी से, उस अदालत वाले से ये कहूँगा कि जो 5 महीने में गायब रहा, सबसे पहले मेरी उस कहानी को सुन लो, फिर उसके बाद मुझसे ये सवाल करो कि आप दहशतगर्द है या नहीं है। लेकिन चूंकि उन्होंने ये सोचा कि आप बहुत अच्छा आदमी है, फुला है, मैंने कहा ठीक है मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, लेकिन सबसे पहले जो मैंने उसको कहा कि लेकिन ये तस्लीम नहीं किया। वो मुझसे पूछते थे कि मशर मंजूर कैसे, पर इनको फंडिंग कौन देता है और उनके फंडिंग वाला कौन है। मैं कहता वो तो आपको अपना पता है, ये देखो मंसूर परसीन अभी इधर मौजूद है इस्लामाबाद ये के अंदर है, आप उसको खुद पकड़ लो, इधर बिठाओगे कौन लेता है। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि तुम जैसे कुत्ते उन्होंने रखा है। हमने कहा चलो हम तो सारे स्टूडेंट जो है मदरसे वाले और स्कूल वाले ये तो कुत्ते हो गए, फिर अच्छे कौन है? अच्छे वो अपने आप को समझते हैं, समझे जो जुल्म करते हैं ना, जुल्म के जरिए से। नंबर 1 तो इसलिए बना हुआ है कि जुल्म कर करके अपने आप को नंबर 1 बनाया, वरना नंबर 1 तो दूसरे नहीं है, नंबर 1 नहीं है, ऐसा झूठ है, झूठ है। नंबर 1 जुल्म के जरिए से नंबर 1 है, तो नंबर 1 तो मैं भी बन सकता हूँ इस तरह जुल्म के जरिए से। अगर कोई मुझे हाथ में किसी को हवाले कर ले और 5 मिनट के लिए मैं इस तरह सजा दे दूँ जिस तरह मुझे देते थे, तो मैं इंशाल्लाह नंबर 1 बन जाऊँ। लेकिन इस तरह नंबर से अल्लाह ताला हमें बचाए और उनको भी हिदायत करे, लेकिन हिदायत उनके नसीब में नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसके लिए दुआ गो है कि उनकी हिदायत करें। बाकी ये कपड़ा उनने जो अपने मुझ से निकाला तो अपने मुर्शों को दिया, ये कपड़ा बैर इनके लिए दो लो, हमने कल इनको छुड़वाना है, पहले दिन कहा मुझे, ताकि फिर ये साफ साफ बातें निकाले। ये मैंने कहा ठीक है, लेकिन मुंशी खुद सुस्ती का शिकार होकर के उनने कपड़ा लपेट करके कागज में डाला था। आखिरी दिन पे मुझे जब दिया तो मेरे साथ तो अभी तो छोटा सा रुमाल है, लेकिन पहले मेरे साथ बड़ा सा रुमाल था, उस पे मैंने छुपा लिया। आखिर में जब छोड़ रहे थे तो मेरे आंखें तो बंद, मुझे क्या पता था कि मेरा कपड़े का ये जगह ज़ाहिर है ये जगह। तो उन्होंने देख लिया, उन्होंने कहा आपका कपड़ा अभी तक खराब है। मैंने कहा उन्होंने कहा हम धोते। मैंने कहा नहीं धोना नहीं, हमने खुद ये मैंने खुद कर लो, छोड़ो, अगर ज़ाया हो गया तो हम इसको फेंक देंगे, लेकिन बात छोड़। मुझे फिर भी शक था अगर कह दो कि धो ले ये वगैरह फिर बिठा लेंगे, तो उनका क्या पता है 5 महीने और बिठा। खुद ये तस्लीम करते थे कि सरकार का तो ये आदत है कि 2 मिनट के लिए आदमी को लाते और 5 महीने बिठाते। खुद इन्होंने मुझे कहा 1 नंबर के नाअहल लोग हैं ये, बिल्कुल ये इन्होंने मुझे। और ये इन्होंने जो बताया ना, ये वाकई इंटरमेंट सेंटर में ये बाकायदा नाम रखे होते हैं कि जो वहाँ पे मामूर होता है कि भाई वहाँ पे बंदा जो है वो उनको देखते हैं, उनको जो है मुंशी कहते हैं, और जो उनका बड़ा होता है उनको ठेकेदार बोलते हैं। जो यानी मतलब दवाई वगैरह जो सेहत का ख्याल रखते हैं वो ठेकेदार होता है, जो उससे बड़ा होता है उसको जर्नल कहते हैं, जो उससे बड़ा होता है उसको सीचो कहते हैं, लेकिन नाम उसे नहीं पुकारते। कभी कभी मुझे ये कहते थे कि मुझे चेहरा, वो मेरा चेहरा भी खोल करके, मेरे मतलब मेरी आंखें भी खुली होती थी और वो खुद अपने सामने आ जाता, वो मुझे सही जोर जोर से मारते थे और फिर 1 महीना के बाद पूछते थे कि मुझे जानते हो? कि मैं कहता हाँ जानता हूँ, फुला आदमी। मेरा आंखें फिर बंद करके कि जानते हो? मैंने कहा हाँ जानता हूँ। कहते ये बेगैरत का दिमाग भी खराब नहीं होता, मतलब ये मार के लोग दिमाग खराब कर दे और फिर इसके जरिए से फिर ताकि वो फिर बाहर अपना आके ना बोल सके। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है अभी उनके हाथों से रिहा हुआ। मेरा ये शौक था कि एक मरतबा रिहा हो जाओ, लोग सिर्फ ये बताओ, वहाँ पर जो हमारे साथ मशहूर साहब जेल में जो थे लड़के, चंद लड़के तो ऐसे थे कि अभी तक वो बालिग नहीं हुए, तो मतलब उनका शनाख्ती कार्ड भी नहीं बन रहा था, उनको भी पकड़ा हुआ था। क्यों? मैं पूछा, एक मुंशी से मैंने पूछा किससे पूछ लो कि आपको क्यों पकड़ा हुआ है? उसने कहा कि मुझे इसलिए पकड़ा हुआ है कि मेरे मोबाइल से किसने शायद कहते किसने रब्ता किया है। तो कहते मोबाइल को ट्रेस कर लिया किसने रब्ता किया है, तो वो नहीं बताते। फिर उस बच्चों को रखा हुआ है, उनके माँ बाप रो रहे हैं घरों में, और बूढ़ों को रखा वहाँ पे आपने जो है, क्योंकि वहाँ पे तो छोटे छोटे सेल बने होते हैं। हाँ सेल। तो ऐसे आसपास की सेलों में आपको जो है लोगों की मौजूदगी का एहसास तो होता होगा। कौन थे वो? ऐसा कुछ किसी से बात होती थी? हाँ ये मतलब ये दिखाते तो नहीं थे, लेकिन 1-2 से तारुफ मेरा होता था। जो मेरे करीब आता था ना, मेरे करीब वाले सेल में, तो उससे मेरा तारुफ होता था। लेकिन जो 57 कितना मेरे मौजूदगी के अंदर उस सेल के जो उनने जेल बनाया हुआ, तो उसमें 13 आदमी आते थे, यानी 13 नंबर उनका, 1 नंबर 2 नंबर 13 नंबर। अच्छा, जो वहाँ पर हमारे 13 कमरे थे ना, उस 13 कमरों के अंदर
एक पंजाबी इन 5 महीनों के अंदर लाया है उसको। मैं ये नहीं कहता कि पंजाबियों को जेलों में लाए, उसके लिए भी मैं जेल नहीं मांगता हूँ, किसी से के लिए भी नहीं मांगते किसी के लिए भी जेल नहीं मांगते। लेकिन जो वहाँ पर लाए थे 57 कितना आदमी, वो सारे पठान थे। और फिर उन पठानों में से ऐसे आदमी थे कि उनको कहा कि आपका भाई तालिबान में। यार अगर उसका भाई तालिबान में, तो ये भी देख लो उसका एक भाई फौजी में होगा। अगर उसका तालिबान के साथ चलो राब्ता हुआ है, तो ये भी तो देख लो। अगर कल तालिबान वाले मुझे पकड़े कि आपके तो फ्रेंड में या किस में ये तो फौजी है या तो एफसी वाले है, तो इसकी वजह से तालिबान मुझे मार दे, ये तो किसी दलील की बात नहीं है। इस पर तो किसी को मेरे ख्याल में, आपके अपने वालिद साहब भी तो एफसी से रिटायर सूबेदार, मेरे चचा भी एफसी से रिटायर सूबेदार, मेरे दूसरा चचा भी एफसी से रिटायर सूबेदार है, मेरा दादा भी खुद फौज से है। लेकिन इनको ये कुर्बानी का बिल्कुल एहसास भी नहीं है। किधर एहसास हो? क्योंकि इनको एहसास उस वक्त तक है जब अपना मकसद पूरा हो जाए, बस उस वक्त तक आदमी का साथ देते हैं। जब मकसद पूरा हो जाए इसके बाद शायद खुद भी मेरे ख्याल में उन लोगों को वो छोड़ना ना पसंद करते हैं, लेकिन वो शर्म के मारे उनको मेरे ख्याल में कुछ नहीं कहते। अच्छा, फिर जब उन मुझे उधर रखा, तो फिर जब 20 दिन के बाद मेरा 20 दिन उनके साथ हुआ, तो उसके बाद पीटीएम को पता चला। फिर मुझे इतना सख्त उन्होंने सीनों पे मारा है, मुझे सीने पे मार के मेरे ख्याल में सीने में जख्म पड़ा था या क्या था। मैंने कहा मैं तो बिल्कुल उठ बैठ के काबिल भी नहीं। तो वो मुझे अस्पताल ले जाते थे तो बुर्का पहने आते थे, आंखें बंद करके, आंखें के ऊपर कोई दूसरा टोपी पहना के, फिर इसके बाद ऊपर बुर्का पहना। फिर उधर मुझे ले जाते थे। फिर उधर एक डॉक्टर था, मुझे अफसोस उस वक्त सबसे ज्यादा हुआ जो डॉक्टर ने कहा कि इसको कत्ल कर। इतना अफसोस हुआ कि अगर मैं उधर मर जाता तो इतना अफसोस। लेकिन जो डॉक्टर ने कहा कि इसको कत्ल कर दो, ये मुझे बहुत अफसोस हुआ। डॉक्टर ने जब एक्सरे लिया तो फिर एक्सरे के अंदर ये महसूस हुआ, उनको मालूम हो, उन्होंने कहा कि जिगर कैंसर इसको लगा हुआ है और हेपेटाइटिस, ये दोनों इसको लगे हुए। ये दोनों क्यों लगे हुए? उन्होंने पूछा कि क्या वजह है? उन्होंने कहा शायद सीने पे इनको मारा या सर पे जोर से मारा। हेपेटाइटिस है इस वजह से लगा हुआ इसको, खून भी बंदिश हुआ है सीने। जब जिगर को कैंसर लगा, खून नहीं बनेगा तो फिर हेपेटाइटिस भी लगेगा, मैदे के मर्ज भी बढ़ेगा। तो 2-3 मरतबा फिर इसके बाद मुझे अस्पताल ले गए। लेकिन बार बार मुझे ऐसे कमरों में बिठाते थे, 5 दिन तक मुझे नींद के लिए नहीं छोड़ते थे। ऐसे कमरे के उसमें सिर्फ आदमी अंदर जाए तो आप ये पूरा सर चक्कर काटता है। ऐसे कमरों में मुझे बिठाते थे। और फिर 5-5 दिन कितना दिन तक वो मुझे उधर बिठाते और मुझे नींद के लिए भी नहीं छोड़ते। अगर मैं सोता था 1 घंटे के लिए भी सोता था, उसमें भी जगाते थे बार बार, ये उठ जाओ, फुला कर लो, आज सफाई कर लो, आज ये कर लो, आज वो कर लो। ये उनका हमारे साथ रवैया था। लेकिन अंदर ये सेल जो था, तो सेल के अंदर जो है किस तरह, यानी कैमरे वगैरह भी लगे हुए होंगे? हाँ, कैमरा लगे, ये बात शायद, हाँ कैमरे लगे हुए थे। यहाँ में जो खाना देते थे तो फिर ऊपर से कैमरे में देखते थे, तो देखते थे कि आज तो उसने खाना पूरा खाया। तो फिर बाहर निकालते कि आज तो इसकी तबीयत ठीक है, फिर वो मारते थे। फिर इस वजह से फिर मैं खाना भी पूरा नहीं खाता। वो मुझे बार बार कहता आप खाना क्यों नहीं खाते? मैंने कहा बस मेरी तबीयत खराब है, मुझे खाना। आपको पता लग गया कि अगर यहाँ पे पूरा खाना खाओगे तो इसका मतलब है कि ये थोड़ा ठीक है, थोड़ा सा ठीक है, फिर मार देते। यानी किसी सूरत भी जो है आपकी यानी अच्छी हालत में वो पसंद नहीं है। इंसानियत का रवैया इतना जरा भी नहीं किया मेरे साथ। लेकिन अगर ये बातें मसलन ये इधर चंद लोगों ने मुझे कहा कि इन बातों को छुपाओ, फुला अगर ये बात आज अगर इसको छुपा लो, मौत अल्लाह ताला के हाथ में, किसी डरने की बात नहीं है। ये कल मेरे दूसरे भाई को ये कहेगा कि छुपा लो। अगर ये सब बाहर आ जाए और सब इनके ज़हर कर ले तो फिर सब मेरे ख्याल में कौन के सामने और भी बात आ जाएगी। एक बूढ़ा बाबा था जो चौकीदारी वहाँ पर करता था, उसको भी वो उधर पकड़ा था। क्यों? कहते कि शायद आपका तालिबान में था, मोहम्मद जेल से कहा यार नहीं है मेरा भाई तालिबान में। फिर उनके साथ में जो मुंशी आता था तो मुंशी चुपका पूछा था बाबा भाई वाकई तालिबान में था, ये वगैरह इस तरह तहकीक करते थे ताकि कोई खुफिया तौर पर कोई चीज़ निकली। मैंने कहा यार तुम मुझे इधर इस्लामाबाद में एक मोबाइल की वजह से, एक पोस्ट की वजह से, या किसी नंबर की वजह से, या किसी क्या कहते हैं एक वॉइस मैसेज की वजह से मुझे पकड़ते हो। आज आपको वज़ीरिस्तान में आपको ये दहशतगर्द असले के साथ दिखा। लेकिन इन बातों से तो इनको इतना अमन का नाम सुन करके इनके पसीने निकलते हैं, सर्दी के अंदर पसीने निकलते हैं। इनको अमन का नाम पसंद नहीं, क्योंकि वज़ीरिस्तान और कबाइल जो फाटा के इलाके हैं ना, ये इनके लिए एक डॉलर मंडी है। ये यहाँ पर इनकी बहुत बड़ी मंडियाँ चलती है। और ये जो मेरे सामने आई जो ये कपड़ा फिर निकालो एक मरतबा, ये कपड़ा जो आप देख रहे हैं, ये आप ये समझ लेंगे कि शायद ये 5 महीने के मार के अंदर सिर्फ इसको इतना मार लगी है, बल्कि इस 5 महीने के मार के अंदर मुझे 50 मरतबा इस तरह मार लगी है।
اور یہ میرا ایک جگہ پہ لے گئے، انہوں نے مجھے اس لیے لے گئے تاکہ اس کی پیر کیا کر لے، تھوڑا سا اس کو پٹائی کر لے تاکہ اسے کوئی باتیں منوا لے۔ جب ان لوگوں کو میں نے اپنے پاؤں دکھا لیے، وہ مار مار کی وجہ سے وہ بالکل کالے ہوئے تھے، اس نے کہا یار اس کو لے جاؤ، اگر اس کو اور مار لے تو اس کو کیا، اس کو قتل کرنا ہے یا کیا؟ وہ خود بھی آخر میں شرم کے مارے یہ تسلیم کرتے تھے کہ بس اس کو نہ، اور پھر مجھ سے کبھی کبھی معافی بھی مانگتے تھے۔ میں نے کیونکہ جب اس طرح چیز پکڑے تو آدمی کے دل سے بدعا بھی نکلتی۔ ایک دن میں نے کہا یا اللہ، ایک آدمی تھا وہ بہت زیادہ مار کی وجہ سے میں نے کسی کو نہ بدعا دی ہے، نہ دیا ہے، نہ اور نہ دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کرے، لیکن گالیاں بہت دیتے ہیں۔ میں نے کہا یا اللہ اس کی دل ایسے تنگ کر رہے کہ نہ گھر میں مزہ دے نہ ادھر دے۔ کبھی اس کی والدہ مرتی تھی، کبھی جب ادھر آتا تھا تو اس کا دل تنگ رہتا تھا، وہ کہتا میں مر گیا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ میں نے کہا معاف تو اللہ تعالیٰ کو کر دے۔ وہ پھر ایک بات مجھ سے رہی، وہ ہر وقت مجھے کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے عبادت کا، کتنا اچھا موقع دیا ہے، 5 مہینے کا موقع دیا کوئی۔ میں نے کہا اگر اللہ تعالیٰ ہمارا وقت آ جائے تو ہم آپ کو 5 سال کا موقع دیں گے انشاءاللہ عبادت کا، تاکہ آپ صحیح عبادت کر لیں، بزرگ بن جائے۔ ہم تو انشاءاللہ پہلے سے بتا، اور پشتون قوم کو اس طرح اس طریقے سے اور اس طرح پر خاموش کرنا، یہ تو میرے خیال میں ان کے لیے بہت ہی مشکل ناممکن بات ہے، ناممکن بات ہے۔ اور یہ اگر ابھی دین کو خود تسلیم کر لیں گے، ورنہ اگر نہیں مانتے، میرا نمبر ان کے ساتھ ہے، یہ ویڈیو شاید ان کو پہنچ جائے تو مجھ سے رابطہ کر لیں، میں ان سے بات کرتا ہوں کہ انہوں نے اگر یہ نہ کہا ہو مجھے، میں نے ان کے سامنے یہ بات نہیں کہا کہ قتل کرتے مجھے قتل کرتے، لیکن میں اس چیز سے واپس نہیں ہوتا۔ ایک جرنل نے خود مجھ سے وہ میرے سامنے آتا تھا اور وہ پوچھ رہا، اس نے مجھے خود آخر میں کہا، میں نے کہا یار وجہ اسے کیا ہے جو میں آپ کے سامنے بالکل کھلا انکار کر رہا ہوں کہ میں دہشت گرد نہیں ہوں، کیا وجہ؟ اس نے پھر آخر میں مجھے یہ ٹوپی، یہ منظور پڑھتے ہیں، اس نے کہا یار یہ ٹوپی آپ کیوں پہنتے ہو؟ ساری وجہ یہ تھی، یہ وجہ تھی۔ پھر آخر دن پہ جو مجھے چھوڑ رہے تھے، میں نے کہا وہ ٹوپی بھی میرے واپس کر دو، وہ ٹوپی بھی مجھے واپس کر دی۔ یہ تو میں نے آپ کو شاید یہ ان کی مختصر باتیں سنائیں، اگر یہ ان کی پوری تفصیل سناؤ تو شاید 5 مہینے لگ جائے۔ نہیں اتنی صحیح بات ہے واقعی۔ اور جو پتہ کرنا چاہے، جو ادارہ اگر اس ملک میں کہیں پہ انصاف ہے وہ ان سے بات کرنا چاہے وہ بات بھی کر سکتا ہے، لیکن جو ہے وہ باتیں سامنے آئیں گی، کوئی چیز جو ہے چھپی نہیں رہے گی۔ آپ چاہے کچھ بھی کر لیں، آپ جو ہے اگر ایک پی ٹی ایم سے جو ہے آپ کو یہ خوف لگتا ہے کہ بھی اس کو ہم ختم کریں گے کسی صورت، یہ ایک سیاسی تحریک ہے لوگوں کی اور ایک جینون تحریک ہے، آپ اس کو ختم بھی کر دیں گے، لیکن کم از کم اب یہ آواز جو ہے وہ رکنے والی نہیں ہے، چپنے والی نہیں ہے۔ آپ جو ہے لوگوں کے جو ہے وہ خون بہائے، لیکن یہ خون جو ہے وہ خود پکار پکار کے آپ کے ظلم کی داستانیں بتائیں گے دنیا کو۔ بہت شکریہ۔